जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर दोलन यानी ऑसिलेशंस के हम लोग अंकित प्रश्न यानी कि आज न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, निम्न उदाहरणों में से कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। तो आवर्ती गति का मतलब क्या होता है? हमने आपको आवर्ती गति की डिफिनीशन बतलाया था कि जब कोई कण किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार गति करता है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। और सरल आवर्त गति के बारे में आपको क्या बताया गया था कि जब कोई कण अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा उसकी दिशा सदैव मध्यमान स्थिति के तरफ हो। तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट को देखा जाए। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि तैराक जो है जब तैरेगा तो उसकी गति जो होती है वो इधर उधर तो होती ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वह निश्चित समय अंतराल के बाद, माने ऐसा नहीं हो सकता कि उसको तैर करके नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में, तैरने में जितना समय लगे फिर वापस आने में भी उतना ही समय लगे, यानी इसका आवर्त काल फिक्स नहीं होता है। जबकि आवर्ती गति की ये विशेषता होती है कि उसका आवर्त काल फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह गति आवर्ती गति नहीं है। अब इसके बाद दूसरे को देखें तो दूसरे में ये कहा जा रहा है कि किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक, कोई दंड चुंबक है। आप सभी लोग बुक खोल करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब ये चूंकि ओरली है तो इसलिए ओरली हम आपको बता रहे हैं। किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी नॉर्थ साउथ दिशा में विस्थापित करके छोड़ देना। तो जानते हैं क्या होता है, जब किसी भी दंड चुंबक को साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में यानी बांध करके लटका करके और साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में विस्थापित कर देते हैं तो वह अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है। तो यह आवर्ती गति तो नहीं होती है, लेकिन सरल आवर्ती गति जरूर होती है। ये सरल आवर्त गति होता है दूसरा। तो पहले का जवाब ये होगा कि पहला वाला जो है वह आवर्त गति नहीं था, लेकिन दूसरा भी आवर्त गति नहीं है, दूसरा सरल आवर्त गति है। अब इसके बाद थर्ड में आते हैं, देखते हैं। अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन गति करता हुआ हाइड्रोजन का कोई अणु। तो हाइड्रोजन का अणु जब अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ गति करता है तो वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार गति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आवर्ती गति का उदाहरण होगा। थर्ड जो होगा ये आवर्ती गति होगा। और फोर्थ में देखें, किसी कमान से छोड़ा गया तीर। तो किसी कमान से अगर तीर छोड़ दें तो तीर फिर कभी वापस तो आता नहीं है, इसलिए यह आवर्ती गति नहीं होगा।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये ओरली था। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ओरली ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया देखा जाए। बुक में देखें आप सभी लोग। निम्न उदाहरणों में से कौन लगभग सरल आवर्त गति को और कौन आवर्ती परंतु सरल आवर्त गति नहीं निरूपित करते हैं, इनको आपको बताना है। तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे अच्छी तरह से कि आवर्ती गति में क्या होता है, कोई कण किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार गति करता है। और सरल आवर्त गति में क्या होता है, कण अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है। तो देखिए क्या है पहला, पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति। पृथ्वी जो है अपने अक्ष के परितः, जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो वो निश्चित समय अंतराल के बाद यानी 24 घंटे के बाद एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी हर 24 घंटे के बाद एक चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब कि इसका आवर्त काल निश्चित है। तो यह आवर्ती गति है, लेकिन सरल आवर्त गति इसलिए नहीं है क्योंकि वह मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति नहीं करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है आवर्ती गति है परंतु सरल आवर्त गति नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर। देखें सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, किसी यू नली में दोलायमान पारे के स्तंभ की गति। यू आकार की कोई नली है, देखिए यू आकार की कोई नली है और इस नली में पारा रखा गया है और फिर पारा दोलायमान है। दोलायमान यानी पारा इसमें गति कर रहा है। तो जानते हैं पारा क्या करता है, इसमें जब गति करेगा तो अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करेगा, इसलिए यह गति जो होगी यह सरल आवर्त गति होगी। अब इसके बाद हम आ जाए थर्ड पर। तो ये याद रखे रहिएगा जो सेकंड वाला है यह सेकंड ये जो है सरल आवर्त गति हो जाएगा। अब इसके बाद हम थर्ड वाले को देखें। थर्ड वाले में क्या है, किसी चिकने वक्रीय कटोरे के भीतर, कोई कटोरा है और कटोरे के भीतर एक बॉल बेयरिंग की गति जब उसे निम्नतम बिंदु से कुछ ऊपर के बिंदु से मुक्त करके छोड़ा जाए। देखिए अगर कोई कटोरा है और उस कटोरे में कोई बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग जिसको छर्रा हम लोग कहते हैं, साइकिल में जो छर्रा लगता है धुर्रे में, तो उसको कहा जा रहा है कि अगर एक किनारे के निम्नतम बिंदु पर है और उसको खींचकर छोड़ दिया जाए, तो जब खींचकर छोड़ देते हैं तो वो बॉल बेयरिंग जो होता है वो अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता रहेगा। तो इस प्रकार यह भी सरल आवर्त गति होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखे रहिएगा यहाँ पर जो पहला वाला था वो आवर्ती गति था, सरल आवर्त गति नहीं था, लेकिन दूसरा और तीसरा ये दोनों सरल आवर्त गति हैं। अब इसके बाद फोर्थ पे हम आ जाते हैं और देखें फोर्थ में क्या है, किसी बहुपरमाणुक अणु। बहुपरमाणुक अणु माने ऐसा अणु जिसमें 2 से अधिक परमाणु हो। कोई बहुपरमाणुक अणु की अपनी साम्यावस्था की स्थिति के परितः व्यापक कंपन, देखिए अपने साम्यावस्था से व्यापक कंपन कर रहा है।
तो जब व्यापक, व्यापक का मतलब बहुत कंपन कर रहा है, तो जब बहुत कंपन करेगा तो यह आवर्ती गति होगी, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं होगी। याद रखे रहिएगा, ये जो चौथा पार्ट है, इस चौथे पार्ट को हम कह देंगे कि यह आवर्ती गति है, परंतु सरल आवर्त गति नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, केवल ओरली बताने लायक हैं। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जहाँ से न्यूमेरिकल होगा वहाँ से हम बोर्ड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 से बोर्ड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, और आप जो है बुक खोल करके देखिए, बुक खोल करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड पे फिगर बनाने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। बुक आपके सामने है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है। निम्न चित्र में किसी कण की रैखिक गति के साथ यक्स टी ग्राफ दिया गया है। यक्स टी का मतलब समय और विस्थापन ग्राफ दिया गया है। इनमें से कौन सा आरेख आवर्ती गति को निरूपित करता है, उस गति का आवर्त काल क्या होगा। तो देखिए आवर्ती गति में होता यह है कि आवर्ती गति में ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, ऐसे जाता है तो आवर्ती गति होती है। तो पहले वाले में देख रहे हैं कि पहले वाले में ग्राफ इस तरफ से जा रहा है। तो जब पहले वाले में ग्राफ इस तरफ से जा रहा है, इसका मतलब कि ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो यह आवर्ती गति नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बी वाले पार्ट में आवें तो देखें, बी वाले पार्ट में जो गति हो रही है वो गति इस तरह से हो रही है। देखें वो गति इस तरह से हो रही है, तो इस तरह से हो रही है। तो अगर कोई पिंड आवर्ती गति करता है तो आवर्ती गति में होता ये है, देखें आवर्ती गति में होता ये है कि कण जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक ही पथ पर बार बार गति कर रहा है। तो देख रहे हैं ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी एक ही पथ पर ये बार बार गति कर रहा है, इसलिए ये आवर्त गति कर रहा है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है आवर्त काल, तो आवर्त काल देख रहे हैं, आवर्त काल किसको कहते हैं, एक पूरा कंपन करने में या एक पूरा दोलन करने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। तो देखिए 0 से अगर शुरू हो रहा है तो 0 से जा करके, या ऐसे कह लीजिए कि आप ग्राफ में देखें तो पहले दिया हुआ है यहाँ 1 दिया है और यहाँ 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर y एक्सिस बीच में है। तो 3 में से हम 1 को घटा देंगे, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आवर्त काल जो होगा वह 2 सेकंड होगा। अब देखें, अब इसके बाद अगर हम C को देखें तो देखिए C में ग्राफ कैसे दिया हुआ है। C में जो ग्राफ है ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कण जो है अपने मध्यमान स्थिति से, या ऐसे कह सकते हैं कि यह निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार गति नहीं कर रहा है। ये कहाँ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये जो सी पार्ट देख रहे हैं, सी पार्ट जो है आवर्त गति नहीं है। अब इसके बाद अगर हम डी पार्ट को देखें तो डी पार्ट का जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है। तो अगर इस तरह का ग्राफ होता है तो यह ग्राफ आवर्ती गति होती है। और इसका भी अगर आवर्त काल देखें तो ये 0 से शुरू हो रहा है और 2 पर जा करके कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब कि इसका भी आवर्त काल जो होगा वो 2 सेकंड होगा। तो इस प्रकार अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम बोर्ड का यूज करेंगे और देखा जाए ये सब जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में IIT वगैरह में या नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्न समय के फलनों में से, देखिए फलन दिए गए हैं, निम्न समय के फलनों में से कौन सरल आवर्त गति है। और सेकंड कहा जा रहा है आवर्ती परंतु सरल आवर्त गति नहीं है। और थर्ड में कहा जा रहा है अनावर्ती गति को निरूपित करता है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा फलन आवर्ती गति को प्रदर्शित करता है, सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है और अनावर्ती गति को प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। और फिर कहा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पर आते हैं। देखिए फर्स्ट पे क्या दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस दिया हुआ है कास ओमेगा टी। तो अभी ये जो समीकरण है यह समीकरण अपने सही रूप में नहीं है, इसको हम सही रूप में पहले करेंगे। और सही रूप में करने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, देखते हैं कि साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट क्या है। तो साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट 1 है। फिर कास ओमेगा टी का भी कोफिशिएंट 1 है। तो 1 का वर्ग करेंगे, फिर 1 का वर्ग करेंगे और वर्ग करके दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो √2 हो जाएगा। अब √2 से इसमें गुणा कर दें और भाग कर दें तो देखिए फिर क्या मिल रहा है, √2 से हम गुणा कर दिए और √2 से हम भाग दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा कास ओमेगा टी। इसको सही रूप में कर रहे हैं, ये फलन अपने सही रूप में नहीं है। तो इस फलन को सही रूप में करने के लिए हम √2 से गुणा और √2 से भाग किए हैं। चलिए अब इसको अगर हम सही रूप में करें तो फिर ये हो जाएगा आपका √2 और देखिए साइन ओमेगा टी को पहले करते हैं और 1/√2 जो है कास की वैल्यू होती है, कास π/4 कास 45 की वैल्यू होती है। तो 45 को हम π/4 लिख देंगे, ये हो जाएगा कास π/4 और माइनस ये हो जाएगा कास ओमेगा टी और फिर 1/√2 जो होगा ये हो जाएगा साइन π/4। अब देखिए क्या मिलेगा, तो ये हो गया आपका √2 और देखिए फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/4। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा था कि कौन आवर्ती गति कर रहा है, कौन सरल आवर्ती गति कर रहा है, कौन अनावर्ती गति कर रहा है। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण हम लोगों ने देखा था y = a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई था, प्लस फाई था या माइनस फाई था, प्लस माइनस फाई था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में ये जो समीकरण दिया है यह समीकरण सरल आवर्त गति करते हुए कण के समीकरण जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रथम फलन है यह प्रथम फलन सरल आवर्त गति करते हुए कण को या सरल आवर्त गति को प्रदर्शित कर रहा है और इसका आवर्त काल हमको ज्ञात करना है। तो आवर्त काल आपको मालूम है कि अगर कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा होगा तो इसका आवर्त काल t = 2π/ω होता है। तो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है और फर्स्ट पार्ट को आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि यह सरल आवर्त गति को निरूपित कर रहा है और इसका आवर्त काल जो है 2π/ω होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पर।
चलिए सेकंड को देखते हैं। अब सेकंड की स्थिति देखा जाए कि सेकंड में क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, देखें ये सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है साइन क्यूब ओमेगा टी। साइन क्यूब ओमेगा टी आपसे कहा जा रहा है। तो देखें साइन क्यूब ओमेगा टी। अच्छा हम आपको बता दें कि साइन 3 थीटा के लिए जो फार्मूला होता है साइन 3 थीटा इजकल टू हुआ करता है आपका, देखिए साइन 3 थीटा के लिए फार्मूला आप लोग पढ़े थे लोअर क्लासेस में कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू हुआ करता है आपका, देखें साइन 3 थीटा की वैल्यू 3 साइन थीटा और माइनस होता है 4 साइन क्यूब थीटा। ज़रा देखा जाए साइन 3 थीटा के लिए हम लोग देखते थे तो ये जो हुआ करता था आपका 3 साइन थीटा अपान 4 साइन क्यूब थीटा हुआ करता था। तो अगर हम 4 साइन क्यूब थीटा को हम लेफ्ट में ला दें तो देखिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हो जाएगा आपका 4 साइन क्यूब थीटा इजकल टू ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब इसके बाद अगर हम 4 को कर दें इधर तो राइट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा इजकल टू 1/4 हो जाएगा और 3 साइन थीटा और माइनस हो जाएगा साइन 3 थीटा। हम ऐसा करते हैं ना, आपको मालूम है थीटा की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा टी होती है। तो चलिए देखिए अब हम लिख सकते हैं साइन क्यूब ओमेगा टी को 1/4 और ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा के जगह पे हम ओमेगा टी कर देते हैं तो 3 साइन ओमेगा टी और माइनस हो जाएगा साइन 3 ओमेगा टी। देखिए आप ज़रा, तो ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है ये समीकरण पहले समीकरण के जैसा प्राप्त हो रहा है। तो देखें ये पहला वाला पार्ट भी सरल आवर्त गति को निरूपित कर रहा है, ये दूसरा वाला पार्ट भी सरल आवर्त गति को निरूपित कर रहा है, क्योंकि सरल आवर्त गति का समीकरण y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है ना। तो यह a साइन ओमेगा टी के रूप में पहला वाला भी है और दूसरा वाला भी है। ये अलग अलग सरल आवर्त गति को निरूपित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह साइन क्यूब ओमेगा टी भी सरल आवर्त गति को निरूपित कर रहा है। और अगर सरल आवर्त गति को निरूपित करेगा, देखिए लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, ये दोनों अलग अलग सरल आवर्त गति को निरूपित कर रहे हैं, लेकिन इनका जो परिणामी होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वह आवर्ती गति को निरूपित करेगा। ये याद रखे रहना, ये अलग अलग सरल आवर्त गति को निरूपित कर रहा है, लेकिन जब इसको एक में कंबाइंड कर देंगे तो यह आवर्ती गति को निरूपित करता है। और यहाँ भी आवर्ती गति का जो आवर्त काल होगा ये हो जाएगा 2π/ओमेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं और आते हैं थर्ड पार्ट पर। देखें थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, ये तो सेकंड पार्ट था। अब देखें थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3 cos और ये दिया हुआ है π/4 माइनस 2 ओमेगा टी दिया हुआ है, 2 ओमेगा टी। ये थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है। तो चले आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो आपको मालूम है कि कास माइनस थीटा कास थीटा ही होता है।
तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 cos ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी और माइनस हो जाएगा π/4। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें कि यहाँ जो आप देख रहे हैं यह भी सरल आवर्त गति को निरूपित करता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम आवर्त काल देखें कि इसका आवर्त काल क्या होगा तो फार्मूला तो वही t = 2 और बटा में ओमेगा होगा। लेकिन देखिए ओमेगा की वैल्यू, देखिए ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर या ऐसे कह लीजिए कि ये वैल्यू जो है ये पूरा पाई ओमेगा दिया हुआ है। यहाँ पर ओमेगा नहीं है, पाई ओमेगा है। तो जब पाई ओमेगा दिया हुआ है तो पाई ओमेगा नहीं बल्कि ऐसे कह लीजिए कि 2 ओमेगा दिया हुआ है, 2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओमेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका π/ओमेगा। यानी यहाँ पर जो आवर्त काल मिलेगा यह π/ओमेगा मिलेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, यहाँ पर आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि ये जो थर्ड पार्ट है यह थर्ड पार्ट भी सरल आवर्त गति को निरूपित कर रहा है और जिसका आवर्त काल जो है π/ओमेगा हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये टेक्निकल होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है cos ओमेगा टी और प्लस दिया हुआ है cos 3 ओमेगा टी और प्लस दिया हुआ है cos 5 ओमेगा टी। अब देखिए आप ज़रा, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह सरल आवर्त गति को प्रदर्शित कर रहा है कि आवर्ती गति को कि अनावर्ती गति को। तो यहाँ आप देखें यह अलग अलग, देखिए यह सरल, पहला पार्ट सरल आवर्त गति को निरूपित करता है, दूसरा पार्ट भी सरल आवर्त गति को निरूपित करता है, तीसरा पार्ट भी सरल आवर्त गति को निरूपित करता है। यानी यहाँ पर सरल आवर्त गतियों का योग है और जब सरल आवर्त गतियों को हम जोड़ते हैं ना तो जो परिणामी आता है वह सरल आवर्त गति नहीं आता है, आवर्ती गति आता है। तो यहाँ पर आवर्ती गति होगी, यह सरल आवर्त, देखिए ध्यान में रखे रहिए, ये सरल आवर्त गतियों का योग है, लेकिन परिणामी जो होगा वो सरल आवर्त गति नहीं होगा बल्कि आवर्ती गति होगा। और आवर्ती गति होगा तो देखिए पहले वाले के लिए जो आवर्त काल होगा ये 2π/ओमेगा होगा, दूसरे के लिए अगर हम आवर्त काल देखें तो 2π/3 ओमेगा होगा। देखिए यहाँ 3 ओमेगा है, 3 ओमेगा हो जाएगा। और तीसरे के लिए आवर्त काल जो होगा वो 2π/5 ओमेगा हो जाएगा। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आवर्त काल होगा। और अब इसमें अगर फलन आवर्त काल देखा जाए, फलन आवर्त काल माने क्या सब में है, तो सब में 2π/ओमेगा, देखिए 2π/ओमेगा सब में है। तो ये अलग अलग आवर्त काल भी है, लेकिन इसमें जो आप फलन देख रहे हैं यह फलन 2π/ओमेगा सब में है, इसलिए यहाँ पर जो आवर्त काल होगा यह परिणामी आवर्त काल 2π/ओमेगा होगा। अब इसके बाद जो है देखा जाए आते हैं अब फिफ्थ पर। देखें फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में दिया हुआ है आपको ये जो है एक्सपोनेंशियल दिया है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई का पावर, तो ई का पावर -ओमेगा² t² दिया हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो अब समझें आप जरा ध्यान पूर्वक
कि ये जो है चरघातांकी फलन होता है, और चरघातांकी फलन जो होता है ये अपने पथ को कभी दोहराता नहीं है। तो जब चरघातांकी फलन अपने पथ को कभी दोहराता नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गति है यह आवर्तहीन गति है। इसमें न तो सरल आवर्त गति है और न ही आवर्ती गति है। अब इसके बाद हम 6 पार्ट को देख लें। 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है देखें, ये दिया हुआ है 1 + ω/t और प्लस ω²t² दिया है। तो ये भी देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है यह समीकरण न तो आवर्ती गति को निरूपित कर रहा है और न ही सरल आवर्त गति को निरूपित कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह गति आवर्तहीन गति है। ये गति जो है यहाँ पर भी आवर्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 में 6 पार्ट थे और इन 6 पार्ट को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल थे और इनको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये सभी क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।